घर में दो बहुएं थी, रचना और प्रिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से समझदार और मॉडर्न थी, लेकिन उनके लिए अब घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाहर घूमना हो गया था। पहले पहले जब आई थी तो सास कमला देवी से बातें करती थी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहती, रात को देर तक मोबाइल पर लगी रहती, कभी रील बनाती, कभी वीडियो देखती, और सुबह का अलार्म तो हमेशा फेल हो जाता। एक दिन सुबह घड़ी में 9 बजने को थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। बेटा नाश्ता बना लोगे? टाइम निकल जाएगा तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाएगा। प्रिया तुम बना लो आज, कल तो मैंने बनाया था। और कल से पहले 2 दिन तो मैंने बनाया था ना। वैसे भी सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या मिलेगा, 9 साढ़े 9 भी तो सुबह ही होता है। लेकिन बहू आदत अच्छी नहीं है देर से उठने की, घर में सबको टाइम पर खाना नाश्ता मिलना चाहिए ना। माँ जी अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हम लोग फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। आप तो रोज सुबह हम दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। वही तो, माँ जी को ना छोटी छोटी बातों पर कचकच करने की आदत पड़ गई है। वैसे भी माँ जी आपके बच्चों को ऑफिस 11:30 बजे निकलना होता है, कौन सा दूर है आपके बच्चों का ऑफिस, और आप एक ऐसे करती है जैसे सुबह सुबह की 6 बजे उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी है। बहू तुम लोग कभी भी सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देती हो, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। अरे सासू माँ आप भी तो एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ जाती हो, तो कौन परेशान नहीं होगा। हम क्या महान से महान बहुरानी भी परेशान हो जाएगी आपके व्यवहार से। पहले तो कमला देवी थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन अब तो चुप रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो अपनी बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पुराना प्रोग्राम देखने लगती है। तभी अमित और रोहित बाहर आ गए। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ बन गया है, और आपकी माँ जी को समझाओ, सुबह सुबह इतना टेंशन लेती है और हम दोनों का ना दिमाग खराब कर देती है। अरे लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से पास्ता बनाया, 2 दिन पहले भी तुम लोगों ने नाश्ते में हमें पास्ता ही दिया था। तो क्या हो गया, कौन सा मैदा वाला पास्ता है, सूजी वाला पास्ता है, ये महंगा वाला पास्ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा आप दोनों के पेट को। हाँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ता ब्रांडेड है या कैसा है, मुझे तो घर का खाना खाना था। अरे हो गया रोहित, अब तू भी क्यों माँ की तरह कचकच कर रहा है। चल अब जल्दी से टिफिन बैग में डाल और चल, नहीं तो बॉस हम दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। इसके बाद दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और तभी एक शाम को मोहल्ले में कीर्तन था। कमला देवी को वहां जाना था। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी अलमीरा से निकाली और बस उसे प्रेस करना बाकी था। रचना बेटा जरा ये साड़ी तो प्रेस कर दो। अभी टाइम नहीं है माँ जी, जैसी है वैसी पहन लीजिए, प्रेस करने में क्या रखा है। अरे बेटा कीर्तन में तो अच्छे से जाना चाहिए ना, तो मुझे भी तो तैयार होना है ना, प्रिया के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। तभी प्रिया तैयार होकर बाहर आई और दोनों देवरानी जेठानी निकल गई। वहीं कमला देवी साड़ी हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप प्रेस करने लगी। जब कमला देवी कीर्तन से लौटी तो घर का नजारा वही था, सोफे पर रचना और प्रिया मोबाइल स्क्रीन पर हंसते खिलखिलाते हुए। ये देखो प्रिया कितना फनी वीडियो है। अरे वाह, इसे मैं भी पोस्ट करूंगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी हमने बाहर ही खा लिया था। फ्रिज में सब्जी रखी, आप खा लेना, वैसे भी अभी थक गई होंगी ना आप। पहले के दिनों में बहुएं इंतजार करती कि माँ जी साथ में बैठकर खाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। कमला देवी अपने कमरे में चली गई, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि बहुएं बुरी नहीं है, बस अब उनका ध्यान कहीं और ज्यादा है। तो इसके अगले दिन बहुएं फिर सुबह देर से उठी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, खुद ही चाय बनाई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रसोई में बर्तन धुले पड़े थे। प्रिया आज बर्तन तू धो ले। क्यों, कल किया था ना मैंने। अरे कल मैंने किया था, तू भूल रही है। दोनों में बहस होती है लेकिन कोई काम नहीं करता। दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए नए पोस्ट रोज आते थे, महंगे कैफे, मॉल में शॉपिंग और बाहर खाने की तस्वीरें अक्सर इन दोनों बहुओं की प्रोफाइल में दिख जाया करती थी। वहीं इस वक्त कमला देवी अपने बेटे के दिए हुए नए स्मार्टफोन में उन दोनों की ही पोस्ट देख रही थी कि तभी दोनों की तुत्तू मैं सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। अरे तुम दोनों को पोस्ट करने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम है, लेकिन काम करते वक्त एक दूसरे के ऊपर डाल देती हो। माँ जी आपको हमारी प्रोफाइल से कितनी प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है। सच में? अरे हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि रोज रोज एक ही काम करते रहे। हम भी तो बोर होते हैं और हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, शौक है, क्या हमें उन्हें पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है माँ जी? तुम दोनों को तो कुछ भी कहो तो दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे बदल गई। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ दीवार में सर मार रही हूँ।
कमला अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में कपड़े गंदे होते जा रहे थे, धुलने की मशीन खाली पड़ी थी, प्रेस करने की तो बात ही छोड़ो, दोनों पति भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगे थे। अमित बेटा, कमीज तो प्रेस करवा लेता, देख कितना बेकार लग रहा है। अब तेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा भी झुकती है तो कमर में दर्द होने लगता है, वरना बेटा मैं ही कर देती। अरे कोई बात नहीं माँ, आप ना बेवजह इतना सोचती हो और अपने दिमाग में इतना जोर डालती रहती हो। कितनी बार कहा है माँ, जरा चिल रहा करो। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब माँ कि आप जरा थोड़ा बेफिक्र रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इतना सोचा मत करो। अच्छा माँ, आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो हम लोग चलते हैं, बाय। देखो आज मेरा जन्मदिन है और ये बात ये लोग बड़े आराम से भूल गए। देख कमला, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तू अकेली है। बेटों के जवाब साफ थे, उन्हें बहुओं से झगड़ने का समय नहीं था। वो दोनों तो बस ऑफिस का काम और मीटिंग्स में ही उलझे रहते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आलस घर में फैलने लगा और सुबह का नाश्ता भी बंद हो गया। तभी अगली सुबह, बेटा अमित और रोहित का नाश्ता तो बना लो। माँ जी, अब सब बाहर से मंगवा लेते हम लोग। हाँ सासू माँ, ऑफिस में टिफिन सिस्टम है, वही खा लेंगे। इसी शाम को, प्रिया ये देखो, इस शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, चलते हैं आज। वाह अच्छा है, मुझे ना नई सैंडल भी लेनी है। थोड़ी देर बाद कमला देवी भी बाजार से आती है। बहू सुनो तो, मैं अभी भी ना बाजार से ये साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माँ जी, आपकी सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है। अच्छा है माँ जी। अच्छा हम दोनों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है, हम आकर आपसे बात करते हैं। अरे प्रिया तैयार हो गई कि नहीं? हाँ आ गई, चलिए जेठानी जी। दोनों तैयार होकर हंसते बतियाते निकल गई। घर फिर से सूना हो गया। इसके आधे घंटे बाद वहां मोहल्ले की रमा दीदी कमला से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारी तो मौज होगी, दो दो बहुएं हैं, सारा काम बांट लेती होगी। हाँ बांट लेती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब? मतलब काम होता ही नहीं है। क्या? और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ रमा, सच में घर में अब कोई समय पर खाना नहीं खाता, कपड़े प्रेस नहीं होते, नाश्ता नहीं बनता। लेकिन अगर एक चीज इस घर में नहीं रुकी थी तो वो थी इन दोनों बहुओं की मस्ती। खैर, रात के समय कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उनकी नजर एक नए विज्ञापन पर जा रुकी। मोना एआई, आपका परफेक्ट होम असिस्टेंट, खाना बनाए, कपड़े धोए और आपके हर आदेश का पालन करे। अरे ये तो गजब की मशीन है। पीछे से अमित और रोहित कमरे में आते हैं। सुना अमित, रोहित ये देखो, कैसा है ये? मुझे कैसा रोबोट दिला दो ना, जो मेरा सब कुछ माने। पानी लाने को कहूँ तो पानी लाए, खाना बनाने को कहूँ तो वो बना दे। माँ, घर में रचना और प्रिया है, इतना खर्चा क्यों करना? हाँ बहुएं तो है, पर काम के वक्त एक दूसरे पर डाल देती है। मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने का वक्त नहीं है। अरे वो दोनों तो मुझसे सही से बात भी नहीं करती है। देखो तुम लोग हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे अपने मन की चलाने दो। मुझे ये रोबोट चाहिए तो चाहिए, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, तुम लोगों को दिलवाना है तो दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो बातें मत बनाओ। अरे माँ ठीक है, देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप कल मेरे कमरे में ये रोबोट होना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन एक बड़ा सा डिब्बा घर में आता है। बॉक्स खुलते ही चांदी जैसा रंग ली एक मशीन सामने खड़ी हो जाती है, जो थी मोना एआई। पूरी तरह मशीन, लेकिन चाल ढाल में हल्की सी इंसान जैसी झलक थी। अच्छा सुन, सबसे पहले पानी ला के दिखा बेटा। जी पानी ला रही हूँ। मोना एआई ने तुरंत ही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रख दिया, जिसे देखकर कमला देवी तो फूले नहीं समा रही थी। वाह, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर बाद अमित और रोहित दोनों मिलकर इस मोना एआई रोबोट को अपनी माँ के कमरे में रख देते हैं। अच्छा यह हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर, लेकिन गुलाबी साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह, फैशन में भी एक्सपर्ट है तू। हाँ। कमला देवी के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया था, इसलिए उसे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मोना एआई अब कपड़े धो देती, रोटियां बना देती, चाय लेकर आ जाती, और तो और रात में अगर कमला देवी उठती तो मोना एआई पानी का ग्लास और तौलिया लेकर खड़ी हो जाती। तो मेरी सखी बन गई है रे, तेरे बिना तो अब मन ही नहीं लगता।
रचना और प्रिया खुश होती है कि माँ जी के जीवन में मोना एआई के आने के बाद अब उन्हें माँ जी की किचकिच सुननी नहीं पड़ती। लेकिन तभी, देख प्रिया, अब ये रोबोट हमारी जगह ले रहा है। अरे हमें तो छुट्टी मिल गई है ना, टेंशन काहे की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये छुट्टी स्थायी हो रही है। कमला देवी अब बहुओं से कम मोना एआई से ज्यादा बातें करने लगी थी। सुबह मोना एआई के साथ चाय, दोपहर को उसके साथ साड़ी और गहनों पर चर्चा, शाम को उसके साथ टीवी देखना, जैसे उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया हो। और तभी एक दिन, मम्मी जी आज मेरा बर्थडे है, तो आप केक काटते समय थोड़ी देर के लिए हॉल रूम में आ जाइएगा। हाँ हाँ, लेकिन केक काटते ही मैं अंदर चली जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में गाना सुनना है। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मम्मी जी फोटो खिंचवा लीजिए। अरे नहीं, रहने दे, मोना एआई मेरा इंतजार कर रही होगी। रचना और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मम्मी जी को हमारे बर्थडे से ज्यादा उस मशीन में इंटरेस्ट है। हाँ, सोचा नहीं था कि एक रोबोट के यहाँ पर आ जाने से माँ जी इतना चेंज हो जाएंगी। बाप रे बाप। केक कटते ही कमला देवी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये गाना सुन, कैसा लग रहा है? बहुत ही मधुर, बेस्ट। अच्छा, चाय बना दे। कुछ ही मिनटों में चाय आ गई। बहुएं दूर से देख रही थी और सोच रही थी अब घर में उनकी असली जगह खतरे में है। तभी अगले हफ्ते, मोना मेरे लिए चाय बना दो। मेरा प्रोग्राम केवल कमला देवी के आदेश पर काम करने के लिए है। क्या? वाह रोहित, तुमने देखा, ये रोबोट माँ जी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम लोग माँ जी से परेशान होती थी, अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो रही हो। तुम लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और क्या। प्रिया और रचना को अपने पतियों की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी दोनों चुपचाप सुनती रही। तो वहीं बीते कुछ हफ्तों से घर का माहौल बदल गया था। रचना और प्रिया के चेहरों पर बेचैनी रहने लगी थी। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, पहले तो मजाक लग रहा था, पर अब सच में अजीब लगने लगा है। मम्मी जी को हमने इतना अकेला कर दिया कि वो एक मशीन को दोस्त मानने लगी। वहीं दोनों ने कई बार कोशिश की मम्मी जी के पास जाकर बात करने की। मम्मी जी चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। नहीं बेटा, मोना एआई ने बना दी है, तुम दोनों जाओ अपना काम करो। अरे तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, यही तो उम्र है तुम लोगों की एंजॉय करने की। जाओ बच्चा, मैं तो अपनी मोना एआई के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी जी चलिए ना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कितने दिनों से आप घर के अंदर ही बैठी हैं। बाहर की हवा भी बदल जाती है, मन भी फ्रेश हो जाता है। कम से कम अपने घुटनों का तो ख्याल रखिए। रोज थोड़ी सी वॉक करेंगी ना तो दर्द भी कम होगा। मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे चलेंगी, कहीं जल्दी नहीं है। हाँ, नहीं अभी मन नहीं है, मैं और मोना टीवी देख रहा है। कमला देवी तो अब मोना एआई के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और इसी बीच एक खबर आई। कमला देवी का फोन बजता है। हाँ बेटा, कैसी है? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? सासू माँ रोज रोज मेरे पति के कान भरती है, कहती है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। क्या? ये कैसी बात कर रही है वो औरत? हाँ माँ, और मेरा पति भी मुझ पर शक करने लगा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता मुझे, और ये सब मेरी सासू माँ की वजह से हो रहा है। अरे तो परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना। आप है माँ, पर दूर है, या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कमला देवी का दिल भारी हो गया। उन्होंने फोन रखा, लेकिन मन में हलचल बनी रही। मोना, मुझे एक सलाह दे बेटा। कृपया सवाल स्पष्ट करें। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी सास उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं क्या करूं? आप उसे मेरे हाथ का बना हुआ समोसा और चाय खिला दीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, ये तो कैसी बातें कर रही है, जरा सही से मेरी परेशानी को समझ और उसका जवाब दे। कमला देवी मोना एआई से कई बार वो ही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई सही जवाब मोना एआई से मिलता नहीं। तब मोना एआई लास्ट में कहती है, सॉरी, मैं घरेलू कामों के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, पारिवारिक विवाद में सलाह नहीं दे सकती। जवाब सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली। रोबोट उनके दुख को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उफ, तुझसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब वो अकेली बालकनी में बैठ गई, सोचती रही। पहले तो पड़ोस की औरतें आ जाती थी, बातें हो जाती थी, अब वो भी गांव चली गई है। इसके कुछ दिन बाद, मम्मी जी आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, ठीक है?
नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। जेठानी जी, कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी कुछ उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन मम्मी जी बता ही कहाँ रही है। मम्मी जी तो मोना एआई को बताएंगी सारी बातें। लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा ना, है तो हमारी ही सासू माँ। अब उनको ऐसी ही परेशानी में कैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोनों बहुएं बार बार कमला देवी से उसकी परेशानी के बारे में पूछती रहती हैं। अरे बच्चों, वो रेशमा है ना, उसके ससुराल में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते भला। इतना कहकर कमला देवी अपने कमरे में वापस चली जाती है। और तभी रात के समय कमला का पैर बाथरूम में फिसल जाता है। कमला के पास मोना एआई आती है। कमला को लगता है मोना उसे बचाने आई है। मोना। कमला की आंखें रोबोट की तरफ थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो पूछेगी क्या हुआ, चोट लगी। लेकिन मोना तो बस खड़ी थी। वो प्रोग्राम के बाहर की स्थिति को समझ नहीं पाई। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी का शायद पैर फिसल गया है, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों ने मिलकर कमला देवी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया, डॉक्टर को कॉल लगा फटाफट। हाँ, लगा रही हूँ। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाई दी। बहुएं पास पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। बेटा, तुम दोनों। माँ जी चुप रहिए, आराम कीजिए। अब हम आपके पास से हटेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों बहुओं ने पूरा ध्यान रखा। खाना खिलाना, दवाई देना, कमरे की सफाई सब खुद किया। मोना एआई का यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं था। तभी एक सुबह, बेटा पानी पिलाओ। लीजिए मम्मी जी। मोना से भी तो कह सकती थी, लेकिन मोना मशीन है, तुम्हारी तरह प्यार से पानी नहीं दे सकती। बहुओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रोबोट रोबोट होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मोना एआई अब भी खड़ी थी। राशि एक नई नवेली दुल्हन है जो अभी 3 दिन पहले ही गुप्ता निवास में आई है। परिवार में उसके अलावा पति रवि, ससुर धीरज और सास रंभा भी है। एक शादीशुदा ननद प्रीति भी है जो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही है शादी के बाद। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई के लिए क्या क्या बना दूं? बेटा, अपने ससुर जी से पूछ लो, जो उनकी इच्छा हो वही बना दो। माँ जी, आपको तो सबकी पसंद के बारे में पता ही होगा, आप ही बता दीजिए ना। और वैसे भी पहली रसोई की रस्म करना तो सास का कर्तव्य होता है ना। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन घर में खाना तो तुम्हारे ससुर जी के पसंद के अनुसार ही बनाना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे ससुर जी से पूछ कर आती हूँ। बहू को रसोई में छोड़कर सास रंभा बाहर हॉल में जाती है और पति धीरज से नाश्ते के बारे में पूछने लगती है। सुनिए, आलू की कचौड़ियां बनवा लेती हूँ, खा लेंगे ना आप? आज बहू पहली रसोई बनाएगी तो उसे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आधी उम्र बीत गई तुम्हारी, 2 पैसे की अकल नहीं आई। जब मुंह खोलोगी फिजूल सवाल ही पूछोगी। मटर पनीर की सब्जी और रोटियां बनवा लो। थोड़ी अकल खुद की भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपनी अकल क्या वापस ऊपर लेकर जानी है तुम्हें? बहू की पहली रसोई है, तुम तो जीवन भर से यही रसोई बना रही हो ना। तुम्हें कौन सा पता चल गया सबके पसंद नापसंद का? अरे नहीं, वो पहली रसोई में तो पक्का खाना बनता है ना, इसलिए सोचा पूरी कचौड़ी बनवा दूं। इतनी अकल है तुम्हारे पास जितना तुमने सोच लिया। पक्का खाना बनवाना है तो खीर बनाने के लिए कह दो, लेकिन मैं पूरी कचौड़ी नहीं खाऊंगा। और हाँ, फिर से मुंह उठाकर यही सवाल पूछने चली मत आना। एक बार में बात अच्छी तरह समझ कर जाओ। शादी के बाद मेहमानों से खचाखच भरा हुआ हॉल, वहां अचानक शांति छा गई। नई नवेली दुल्हन जो पास में ही रसोई में सास का जवाब का इंतजार कर रही थी, ससुर की आवाज उस तक पहुंच तो गई थी। इतने लोगों के सामने ससुर धीरज ने पत्नी रंभा को बेइज्जत कर दिया था। रंभा के मुंह से मानो जवाब ही नहीं फूट रहा था। किसी तरह खुद को संभालकर वो वापस रसोई में आई और झूठी मुस्कान होठों पर रखकर बहू से कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए पूरी कचौड़ी नहीं खाते वो। ऐसा करो, मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बना लो। बना लोगी ना बेटा? किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम करिए। नहीं बेटा, आराम क्या करना, मैं तुम्हारे साथ यही रसोई में हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सब्जी बना लो, मैं मीठा बना देती हूँ। तुम बस लास्ट में छू कर रस्म कर देना। सास की प्यार से भरे बोल सुनकर राशि के मन को तसल्ली तो बहुत मिली थी, लेकिन अंतिम शब्द कहते हुए सास की आंखें भीगने लगी थी, ये उसने महसूस कर लिया था। बेटा तुम देखो, मैं जरा आई,
खुद को संभालते रंभा जी कमरे में पहुंची और मुंह भींचकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। कुछ पल बाद जब मन हल्का हुआ तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बहू के पास रसोई में जा पहुंची। बेटा लाओ, मैं आटा लगा देती हूँ। राशि ने देखा सास रंभा की आंखें वो सब बयां कर रही थी जो वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रही थी। रंभा बहू के साथ रसोई में काम तो करवाती रही लेकिन लगभग चुप ही रही। बहू राशि ने भी सास की पीड़ा समझ ली थी, इसलिए उससे ज्यादा बातें नहीं की। वो भी नजरें नीची किए चुपचाप अपनी पहली रसोई की रस्म में व्यस्त रही। शादी के बाद ये दूसरा दिन था। सास के चेहरे की उदासी और ससुर का ऐसा रूखा रवैया राशि के मन को छलनी कर गया था। रात को कमरे में रवि, सुबह माँ जी ने पापा जी से नाश्ते के लिए पूछा था, लेकिन पापा का जवाब तुम्हें अजीब नहीं लगा? अरे क्या अजीब होगा उसमें, ठीक है तो कहा पापा ने। पूरी पराठा रोज रोज खाना कोई समझदारी है क्या? सब पता है मम्मी को, लेकिन बार बार एक ही बात पूछने चली जाती है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम्हें ये बात जरा भी अजीब नहीं लगी कि पापा जी ने इस तरह से माँ को जवाब दिया? इस बात को किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता था क्या? अरे यार, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, क्यों फालतू की बातों में अपनी नाक घुसा रही हो? जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है? अपने काम से मतलब रखो ना यार। मैं कोई नाक नहीं घुसा रही हूँ रवि, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मान भी लिया कि माँ जी ने कोई गलत बात पूछ ली थी, लेकिन फिर भी इतने मेहमानों के सामने पापा जी को माँ पर इस तरह से चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तो इस बात का लिहाज भी नहीं किया कि मैं भी सब सुन रही थी। मेरा तो घर में पहला दिन था, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही उन्हें मेरे सामने माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम इस तरह से अपनी माँ का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हो? तुम बातों को ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो राशि। मैंने कहा ना, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, चीजों को ज्यादा पैनी नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात थी जो उसी समय खत्म भी हो गई। मम्मी तो कब का ये सब भूल भी गई होगी और तुम अभी तक ये सब लेकर बैठी हुई हो। हमारी नई नई शादी है, अब क्या यही सबसे इम्पोर्टेंट बात बची है डिस्कस करने के लिए? राशि पति की बात सुनकर चुप हो गई थी। बात तो सही थी, नई नई शादी थी, कच्चे रिश्ते थे। इस समय किसी भी बहस में पड़ना उसके रिश्ते के लिए सही नहीं था, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा था उसे इग्नोर भी तो नहीं कर पा रही थी वो। मुझे तो परिवार का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा। बाबूजी ने रवि के सामने माँ जी को कैसे जली कटी बातें सुना दी और रवि के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बहुत सामान्य सी बातें हो उसके लिए। शायद रवि को ये सब देखते देखते आदत हो गई होगी, इसलिए उसे बाबूजी का इस तरह व्यवहार, उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे माँ जी से बात करनी होगी, क्योंकि माँ जी का चेहरा देखकर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि बुरा तो उन्हें भी बहुत लगा है। अगले दिन सुबह, आ गई माँ जी, आप लीजिए, आपकी चाय तैयार है। बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। नहीं बेटा रुको, तुम्हारे बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। अरे माँ जी, अब आप क्यों देने जाएंगी? घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। आप तो आराम से यहाँ बैठकर गर्मा गर्म चाय पीजिए। सास के मना करने पर भी राशि चाय का कप लेकर ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। 2 मिनट बाद राशि को ससुर की गुस्से में भरी आवाज सुनाई देती है। रंभा कहाँ मर गई सुबह सुबह? पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सासू माँ घबराकर अपना चाय का कप छोड़कर पति के कमरे की ओर भागती है। अरे तुम्हारी बहू आ गई, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि पति को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती तुम? उठा कर ले जाओ अपनी चाय यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। नाराज मत होइए ना, मैं बना कर लाती हूँ। उम्र बीत जाएगी लेकिन तुम्हारे अंदर 2 पैसे की अकल नहीं आएगी। जानती हो ना मुझे किसी और के हाथ की चाय पीना पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा बहू को तुमने? अरे मैंने नहीं भेजा, वो पहले ही चाय बना चुकी थी। मैंने मना किया, उसके बाद भी वो आपको चाय देने चली आई। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। वो तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो बुढ़ापा आ गया है ना। एक बीवी होने के फर्ज कभी सीख पाओगी या नहीं? मैंने पूछा, एक बीवी होने के फर्ज कभी सीख पाओगी कि नहीं? चिल्लाइए मत, मैं अभी आपको चाय बना कर दे जाती हूँ। बाहर तक आवाज जा रही है, बहू सुन रही होगी, क्या सोचेगी? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कब और क्या बोलना है। सुन लेने दो, तुम्हारी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर कितनी अकल है। खबरदार जो अपनी शक्ल भी दिखाई तुमने मुझे। धीरज की चिल्लाने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। बात को बढ़ता देख रंभा ने चुपचाप कप उठाया और वापस रसोई में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था मेरे चाय बनाने से बाबूजी इतना गुस्सा हो जाएंगे। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम तो इस घर में अभी 4 दिन पहले ही आई हो। ये सब तो पिछले 30 साल से चल रहा है, इसमें नई बात क्या है?
किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पापा जी को चिल्लाने का मौका मिल जाता है। जब तक मुझ पर चिल्ला ना ले उनका दिन पूरा नहीं होता ना। लेकिन माँ जी आप ये क्यों सह रही हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? और रवि, वो भी आपका साथ नहीं देते? मैंने सुना है बच्चे अपनी माँ पर उंगली भी नहीं उठने देते। मेरे विरोध करने से क्या होगा बेटा? मैं जितना विरोध करती हूँ घर में कलह और कलेश उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जब एक ही छत के नीचे रहना है तो झगड़े को बढ़ाने पर नहीं, उसे कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात रवि की, तो उसने तो बचपन से अपने पिताजी को ऐसे ही मुझ पर चिल्लाते और अपमान करते हुए देखा है। अब जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, सुन लिया है, तो अब तुमसे भी कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं है बेटा। सच तो यही है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। मैं इस परिवार के लिए दरवाजे पर पड़ा हुआ वो एक पायदान हूँ जो बस यूं ही बरसों से दरवाजे पर पड़ा इस घर की झूठी शान का हिस्सा बना हुआ है। ना मुझे इस घर में कभी माँ होने का सम्मान मिला, ना पत्नी होने का अधिकार। बस किसी तरह 30 साल बिता लिए मैंने। लेकिन माँ जी, बाबूजी के इस तरह के रूठे व्यवहार के पीछे आखिर कारण क्या है? उनको किसी बात से नाराजगी है क्या? आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे? नहीं बेटा, नाराजगी किस बात पर होगी? गलती बस यही कि मैं औरत हूँ और वो आदमी होने के गुरूर में चूर है वो। पहले जब उनकी माँ थी तो दोनों माँ बेटा मिलकर मेरा जीना मुश्किल करते थे। अब वो काम ये अकेले ही कर लेते हैं। पति पत्नी का प्यार क्या होता है मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया। जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ अपमान और जिल्लत बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तो लग रहा है यही सब सुनते सुनते एक दिन मौत आ जाएगी और मैं सारे बंधनों से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिनको दुनिया से जाने की जल्दी होती है उन्हें मौत भी नहीं आती। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपने इस दुनिया में क्या सिर्फ अपमान और तिरस्कार सहने के लिए ही जन्म लिया था? खुद की मौत की दुआ करने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अरे अब काहे की जिंदगी बेटा, जिंदगी तो बीत गई, अब तो बस बुढ़ापा बचा है। माँ जी, क्या शादी के समय पर बाबूजी को आप पसंद नहीं थी? बेटा ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे खुद अपनी माँ के साथ देखने आए थे, तब तो सब कुछ ठीक था। बाद में न जाने क्यों ऐसे होते गए। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो आज तक पत्नी होने का हर फर्ज निभा रही हूँ। उनके खाने पीने, कपड़े, दवाई, हर चीज का पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन वो सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करते। उनके लिए मेरी हैसियत नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इसमें गलती तो आपकी ही कही जाएगी। अगर पिछले 30 सालों से लगातार बाबूजी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आप ये रिश्ते को क्यों ढूंढ रही हैं? आपको बाबूजी को तलाक दे देना चाहिए था। ऐसे अपमान सहने के लिए आप रिश्ते में बनी हुई हैं? हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? तलाक, और वो भी मैं? अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो। आजकल के बच्चे किसी की 2 बात बर्दाश्त नहीं करते। विचार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो तलाक लेकर अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन हमारा जमाना और था बेटा। तलाक तो मानो एक पाप समझा जाता था। पति अच्छा हो बुरा हो, पत्नी को अपने जीवन साथी समझे या चरणों की दासी, औरत चूं तक नहीं करती थी और बस अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता देती थी। लेकिन आपका बेटा भी तो आपको नहीं समझता ना माँ जी। जिन रिश्तों के लिए आपने ये सारी उम्र बर्दाश्त किया, वो रिश्ते आपकी जरा भी परवाह नहीं करते। समझदारी इस बात में कतई नहीं है कि आज तक आप ये सब बर्दाश्त करके रिश्ता चला रही हैं। समझदारी तो इस बात में है कि जिस रिश्ते में प्यार, सम्मान, अपनापन है ही नहीं, उसमें पढ़कर अपनी जिंदगी खराब ना की जाए, बल्कि आजाद होकर अपनी आगे की उड़ान भरी जाए। मैंने तुझे अपने मन की बात क्या बता दी, तू तो मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने लगी। अपना घर किसी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी मैं। तू जाकर रसोई में काम कर, अपने पति को मैं संभालूंगी। तलाक देने की बात सुनकर रंभा के मन में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। 15 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। बहू का पहला करवा चौथ था। राशि ने पूरे धूमधाम से करवा चौथ की तैयारी की थी। नई साड़ी, गहने, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार की सामग्री, सब कुछ बाजार से नया आया था। राशि, मैंने सोचा है अगर तुम्हारे फास्ट रखने से मेरी उम्र लंबी हो सकती है तो मैं भी तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। सिर्फ अकेले लंबी जिंदगी जीकर क्या करूंगा मैं? तुम्हारा साथ भी तो जीवन में जरूरी है ना। हम्म। अच्छा, अभी ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है
जो रात को पूजा के बाद तुम्हें मिलेगा। राशि बहुत खुश थी। विधि विधान से उसने करवा चौथ शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सास रंभा ने भी पति धीरज के लिए करवा चौथ का निर्जला उपवास रखा था। लेकिन रंभा का उपवास सादगी से भरा था। न उसने सुबह 4 बजे उठकर पति के हाथ से सरगी खाई, न लंबी लाइन में लगकर मेहंदी लगवाई। अपने बरसों पुराने श्रृंगारदान से निकालकर थोड़ी चूड़ियां पहनी, सिंदूर लगाया और फिर एक हल्की सी साड़ी पहनकर उसने अपना उपवास पूरा कर लिया था। शाम के समय, माँ जी, चांद निकलने वाला है, चलिए छत पर चलते हैं, पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तुम जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी नहीं आएंगे, मैं बाद में कर लूंगी, तुम कर लो। पूरा दिन भूख प्यास से बेहाल राशि ने चांद निकलते ही पति के साथ जाकर छत पर चांद की पूजा कर ली। खाना खाने के बाद, ये लो सोने की चेन, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू रवि, मैं माँ जी को दिखाकर आती हूँ। राशि सास के कमरे में पहुंची तो देखा रंभा जमीन पर गिरी हुई है। रवि, जल्दी से बाबूजी को बुलाओ, लगता है माँ जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन पापा तो शायद अभी घर भी नहीं आए, अगर आ गए होते तो उनके कमरे की लाइट जल रही होती। राशि और रवि माँ को पानी की छींटे देते हैं, तब तक धीरज घर लौट आता है। पापा, रात के 11 बज रहे हैं और आप अब घर लौट रहे हैं। आज करवा चौथ है, माँ ने व्रत रखा था। इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। आज के दिन तो आप समय से लौट कर आ सकते थे। सब नाटक है तुम्हारी माँ का, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। मैंने कहा था क्या मेरे लिए भूखे रहो? ये बड़ी नाटकबाज। बस करिए आप, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे इतने साल के प्यार और समर्पण का ये सिला दे रहे हैं आप। अगर इतने सालों में भी आपके मन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं, तो फिर मैं भी अब इस झूठ के रिश्ते को मानने से इनकार करती हूँ। मुझे अब आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे। कैसी बात कर रही हो माँ? इस उम्र में कौन तलाक लेता है? ऐसी बात आपके दिमाग में आई भी कैसे? जिस तरह इतने सालों से अपने बाप के गलत व्यवहार को देखकर तूने मुंह पर ताला लगा रखा था ना, वैसे ही आज भी तू अपने मुंह पर ताला लगा ले और अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जा। ये मेरा और तेरे बाबूजी के बीच का मामला है, मैं देख लूंगी। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ। कल ही वकील को बुलाकर नोटिस तैयार करवाती हूँ मैं। आप भी अपने लिए वकील देख लेना। अरे भगवान, क्या बोल रही हो? तलाक कैसे सोच लिया तुमने? और जाओगी कहाँ इस उम्र में? बुढ़ापे में दूसरी शादी करोगी क्या? जैसे आज तक की जिंदगी आपके साथ के बिना ही कट गई ना, आगे की जिंदगी भी बिना एक आदमी के बिता लूंगी मैं, और शायद और ज्यादा खुशी से बिता पाऊंगी। मेरी चिंता छोड़िए, मैंने कहा ना वकील का इंतजाम करिए आप। पत्नी के कठोर इरादे देखकर अब तो धीरज के माथे पर पसीना आ गया था। अरे पागल हो गई हो क्या? 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? समाज में कहाँ मुंह छिपाएंगे? कहीं सुना है कि 50 साल की उम्र में कोई तलाक लेता है? मैं लूंगी और लोग भी लेने लगेंगे। इन गुलाम की बेड़ियों से अब आजादी मिल जाए, वही अच्छा रहेगा। धीरज तो अब बुरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी को किस तरह से समझाए। सामाजिक दबाव बनाने के लिए धीरज ने अपनी बेटी को अपने पक्ष में किया और अगले दिन बेटी सुनीता का फोन अपनी माँ के पास आया। माँ, ये क्या कर रही हो? पापा ने बताया आप उन्हें तलाक देना चाहती हो। ऐसी फालतू बात आपके दिमाग में आई कहाँ से? ये कोई उम्र है आपकी तलाक देने की? और मैं अपने ससुराल में क्या बताऊंगी? हाँ बेटा, थोड़ी देर तो कर दी मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। दुनिया की, समाज वालों की, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते खुद को कुर्बान कर दिया मैंने। बस इंतजार करती रही, आज नहीं तो कल शादी में मुझे मान सम्मान अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं गलत थी, पर अब गलती सुधारने का समय आ गया है। बेटी को 2 शब्दों में जवाब देने के बाद रंभा ने फोन रख दिया। आप घबराओ मत माँ जी, आपके फैसले में मैं आपके साथ हूँ। आपको भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने का पूरा अधिकार है। बाबूजी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपको सारी जिंदगी मानसिक रूप से शोषण करते रहे। तलाक का फैसला लेने के बाद रंभा काफी सख्त हो गई थी। अब वो ना पति को चाय देती, ना खाने को पूछती, ना कपड़े धोती। वकील ने धीरज को तलाक का नोटिस भी थमा दिया था। कुछ ही दिनों में धीरज घुटनों पर बैठकर पत्नी के आगे गिड़गिड़ाने लगा था। मुझे माफ कर दो रंभा, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो कुछ किया बहुत गलत था। तुम्हारे बीते साल तो कभी लौट आ नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले सालों में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पति को फूट फूट कर रोता देख रंभा ने 6 महीने के ट्रायल में धीरज को एक मौका और देने का निर्णय कर लिया था।
वरना उसके बाद तो तलाक होना तय ही था। आपको क्या लगता है, रंभा ने तलाक लेने का फैसला लेकर सही किया या गलत? क्या अपनी बिखरती शादी को एक अंतिम मौका देना सही था? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।